Assalamu alaikum everyone. So my name is Dr. Batul Zehra, and today once again in association with MMK Medical Hub Academy, we are going to study the subtopic of bioavailability and volume distribution. So let's begin. So as we have discussed in the earlier classes, that whenever a drug is going to talk about distribution. Distribution is the movement of drug from blood to and from the tissues. बेसिकली जब आपकी कोई ड्रग एब्जॉर्ब हुई और उसके बाद आपका फर्स्ट फिनोमिनन फार्माकोकाइनेटिक्स आपको याद होगा एडमी, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड देन एक्सक्रीशन. अब आपकी एब्जॉर्प्शन हो गई तो नेक्स्ट क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? जब ड्रग ब्लड में आ जाती है तो ब्लड से जो आपके टिश्यूज में जाने का फिनोमिनन होता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? सो ओवर हियर यू कैन सी कि ड्रग आपके ब्लड में आई और अब वो आपके टिश्यूज में जा रही है. दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन. So basically distribution is a dynamic process in which they pass from the central, which is plasma compartment, in the tissues to reach a steady state. It depends on the mode of administration and the pH of the drug, its ability for binding to the plasma proteins, pH of the medium and organ perfusion. So basically distribution किस पे depend करती है? Partitioning across various membranes, binding to the tissue components, binding to blood components, RBC, plasma proteins, and physiological volumes. So all of the fluid in the body referred to as the total body water in which a drug can be dissolved can be roughly divided into 3 compartments. आपकी बॉडी के अंदर आपको मालूम है कि बॉडी टोटल बॉडी वाटर में 3 तरह के कंपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें आईवी, इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर आता है. यू कैन सी हियर, यहाँ पर आपका जो ब्लड वाला है, दिस इज आईवी, देन इंटरस्टिशियल एंड देन इंट्रासेलुलर, राइट? सो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट होता है जो ब्लड प्लाज्मा होता है, विच इज फाउंड विद इन द ब्लड वेसल्स. फिर इंटरस्टिशियल टिश्यूज होते हैं जो फ्लूइड आपके सेल्स के सराउंडिंग में होगा, वो इंटरस्टिशियल कहलाएगा, और जो सेल्स के अंदर होगा वो इंट्रासेलुलर कहलाएगा, और उसको आप साइटोसॉल भी कह सकते हैं. So distribution of a drug into these compartments is affected by physical and chemical properties. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि body fluid compartments को हमने 5 main compartments में divide कर दिया है, which is the plasma, 5% of body mass, 16% intestinal fluid, 35% intracellular fluid, 2% transcellular fluid, and 20% fat. तो जब भी आपकी कोई ड्रग आपकी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी तो इन तमाम कंपार्टमेंट से होती हुई आपके टिश्यूज में आएगी. और कौन से फैक्टर्स जो हैं अफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को, उसमें आपके पास 5 मेन फैक्टर्स हैं. नंबर 1 इज द कार्डियक आउटपुट एंड ब्लड फ्लो. नंबर 2 इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग, which is the molecular weight, pH and lipid solubility. Number 3 is the capillary permeability. Number 4 is the plasma protein binding. And number 5 is the tissue binding. तो हम एक एक करके इन तमाम फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे. Now first of all we have blood flow to the organs. And as you have known from the absorption topic कि जिसकी भी ब्लड फ्लो ज्यादा होगी वहां पे एब्जॉर्प्शन होगी. इसी तरह जिस टिश्यू की ब्लड फ्लो ग्रेटर होगी वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी. तो जो ड्रग्स हैं आपकी डिस्ट्रीब्यूट जब भी होंगी तो रैपिडली सबसे पहले, क्योंकि ब्रेन हाईली वास्कुलर होता है, तो सबसे ज्यादा ब्रेन में डिस्ट्रीब्यूट होंगी, देन लिवर, देन टू द किडनीज एंड देन टू द स्केलेटल मसल्स एंड फैट, राइट? तो ब्लड फ्लो बेसिकली वेरीज वाइडली एज फंक्शन ऑफ टिश्यू. आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो फंक्शन जिसका होगा बॉडी में वो ब्रेन का होगा, इसीलिए आपकी जो भी ड्रग है वो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट आपके ब्रेन में होगी, और जिसका फंक्शन सबसे स्लो होगा, फॉर एग्जांपल स्केलेटल मसल्स, उन्हीं का ब्लड फ्लो उतना स्लो होगा. तो ऑर्गन्स का ब्लड फ्लो हमेशा फास्ट होगा एज कंपेयर टू द मसल्स, इसीलिए एब्जॉर्प्शन भी वहां पे ज्यादा होगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी वहां पे ज्यादा होगी जो ज्यादा वास्कुलर होगा. नाउ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग. Most lipid-soluble drugs, which are ionized, uncharged, and non-polar, cross the biological membranes.
हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपके जो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं वो हाईली लिपिड सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी ड्रग्स आपकी लिपिड सॉल्युबल होंगी, बेसिकली जो एब्जॉर्ब आसानी से होगा वही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और एब्जॉर्प्शन किसकी होगी? जो अनआयनाइज यानी कि अनचार्ज होंगे, जिन पे कोई चार्ज नहीं होगा, और जो लिपिड सॉल्युबल होंगे। तो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स व्हिच आर आयनाइज्ड, चार्ज और पोलर do not readily cross the membranes but go through slit junctions in endothelial cells of capillaries. हाइड्रोफिलिक का मतलब है वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, उनके ऊपर चार्ज होता है, वो पोलर होती हैं, तो वो मेम्ब्रेन्स आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती। ऐसी ड्रग्स को एब्जॉर्ब होने के लिए एंडोथेलियल सेल्स जो आपकी कैपिलरीज की लाइनिंग में होती हैं, उनकी जंक्शंस के थ्रू गुजरना पड़ता है। ओके, so now we're going to talk about the capillary permeability. बेसिकली कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो लीकी होती है। जितनी भी आपकी बॉडी की कैपिलरीज हैं वो लीकी होती है, फेनेस्ट्रेटेड होती हैं। अगर आपने कैपिलरी की हिस्टोलॉजी पढ़ी हो तो कैपिलरीज के अंदर छोटे छोटे से होल्स होते हैं जिसको हम फेनेस्ट्रेशंस कहते हैं। These fenestrations or leaky gap junctions are present throughout the capillaries of entire body except the capillaries of the brain. क्योंकि आपको पता है, क्योंकि ब्रेन में आपके पास ब्लड ब्रेन बैरियर होता है और उसके अंदर हाई लेवल के टाइट जंक्शंस होते हैं सेल्स के दरमियान में। तो ब्लड ब्रेन बैरियर इज इम्परमिएबल टू मोस्ट वाटर सॉल्युबल ड्रग्स, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर भी हाईली, एक तो टाइट जंक्शन होंगे, लिपिड सॉल्युबल होगा, और उसके थ्रू खाली स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ड्रग्स गुजर सकते हैं। So the endothelial cells of capillaries in tissue other than the brain have wide slit junctions allowing easy movement, permeation and distribution. However, the brain has tight junction which is the blood-brain barrier. Now, what is blood-brain barrier? Only lipid-soluble drugs or actively transported drugs can cross the blood-brain barrier, as I've told you before. और जो भी वाटर सॉल्युबल आयनाइज्ड या चार्ज ड्रग्स होंगी दे कैन नॉट क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। लेकिन आपके पास अगर आपके ब्रेन की लाइनिंग का यानी मेनिंजेस का इन्फेक्शन हो जाए व्हिच इज नोन एज मेनिंजाइटिस, तो इस कंडीशन में ब्लड ब्रेन बैरियर ग्रेटली अफेक्ट होता है और फिर हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर सॉल्युबल या चार्ज ड्रग्स जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती हैं। And over here the drugs which can cross blood brain barrier examples are penicillin and gentamicin. Next, we have placental barrier. Lipid-soluble drugs can cross placental barrier and enter the fetal blood. एक और बैरियर आपकी बॉडी में है जिसको आप प्लेसेंटल बैरियर कहते हैं, वो भी हाईली लिपिड सॉल्युबल होता है बट लेस एज कम्पेयर टू द ब्लड ब्रेन बैरियर। तो यहाँ पे आप एक चीज याद रख लें कि कोई भी ड्रग अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है तो वो डेफिनेटली प्लेसेंटा के बैरियर को भी क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि प्लेसेंटा का बैरियर जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के मुकाबले में थोड़ा कम लिपिड सॉल्युबल होता है और उसके अंदर थोड़ी सी एक्सेप्शंस होती हैं। Over here we are going to compare the blood-brain barrier with the placental barrier. Only lipid-soluble drugs or actively transported drugs can cross the blood-brain barrier. Hydrophilic यानी कि water-soluble और ionized or polar drugs cannot cross. और जैसे कि हम बता चुके हैं कि during meningitis, the permeability of the water-soluble drugs increases. For example, penicillin and gentamicin. And placenta में क्या हो रहा है? Lipid-soluble drugs can cross the placental barrier and enter the fetal blood. So now we are going to discuss the blood-brain barrier in detail. Blood-brain barrier includes the capillary endothelial cells which have tight junctions and lack the large intracellular pores. जैसे कि आपकी बॉडी की बाकी तमाम कैपिलरीज में फेनेस्ट्रेशंस होती हैं, छोटे छोटे से पोर्स होते हैं यानी कि गैप्स होते हैं जिनके जरिए ड्रग आसानी से क्रॉस कर जाती है, वो आपके ब्लड ब्रेन बैरियर में नहीं होंगे। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर ए जो है यूजुअल कैपिलरी का है जिसके बीच में छोटे छोटे से इंट्रासेलुलर पोर्स हैं, लेकिन जो आपका ब्रेन है वहां पे आप देख सकते हैं कि टाइट जंक्शन है, उसके अराउंड एक और लेयर है। इसको बेटर हम दूसरी स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी जो टिपिकल कैपिलरीज है इसके अंदर ये जो एरिया है, ये आपकी गैप्स है, राइट? ये आपकी फेनेस्ट्रेशंस है, इसके थ्रू जो है आपकी ड्रग इजीली क्रॉस कर रही है। लेकिन जब आप ब्लड ब्रेन बैरियर देखते हैं तो ब्लड ब्रेन बैरियर एकदम पैक है, यहाँ पर कोई आपको गैप्स नहीं दिख रहे हैं, राइट? तो इफ नो गैप्स आर अवेलेबल देन डेफिनेटली इट्स अ ब्लड ब्रेन बैरियर।
तो ड्रग्स यहाँ से इजीली क्रॉस नहीं कर सकती। कौन सी ड्रग्स ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करेंगी? जो हाईली लिपिड सॉल्युबल होंगी या जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा या फिर जो अनचार्ज्ड होंगी। So blood brain barrier is lipid and limits the entry of non-lipid soluble drugs, for example, amikacin, gentamicin, and neostimin. Only lipid soluble unionized drugs penetrate and have actions on the CNS. ना यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दी हुई है कि डोपामीन जो है वो ब्रेन में क्रॉस नहीं कर पाता क्योंकि डोपामीन का साइज बड़ा होता है, लेकिन उसी का एक प्रोएक्टिव ड्रग लीवोडोपा क्रॉस कर जाता है, तभी हम पार्किंसन डिजीज में लीवोडोपा देते हैं। बेसिकली लीवोडोपा जो है उसका साइज, उसका मॉलिक्यूलर वेट स्मॉल होता है, तो वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और जब वो आपके ब्रेन में जाता है देन इट कन्वर्ट्स इनटू दी डोपामीन, ताकि वो पार्किंसन के पेशेंट्स की हेल्प कर सके, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेसेंटल बैरियर. Placental membranes are lipid and allow the free passages of lipophilic drug यानी कि lipid soluble drugs while restricting the hydrophilic drugs यानी कि water soluble. Placenta भी lipid से बना है, तो lipid soluble drugs को allow करेगा और water soluble drugs को restrict कर देगा. Placenta also serves to limit the fetal exposure to maternally administered drugs. तभी आपके पास अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल होती है तो आप उसको ड्रग्स ऐसी देना चाहोगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा हो या जो प्रोटीन बाइंडेड हो, ताकि वो अफेक्ट ना कर सके आपके फीटस को, या जो वाटर सॉल्युबल हो। इन प्रॉपर्टीज की वजह से जो ड्रग है वो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाएगी। लेकिन कोई ऐसी ड्रग जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है वो हाईली टेराटोजेनिक हो सकती है, यानी कि फीटल को डिस्टर्ब कर सकती है, फीटल को अफेक्ट कर सकती है। However, restricted amounts of non-lipid soluble drugs when present in high concentration or for long periods in maternal circulation gain access to the fetus. Thus, it is an incomplete barrier and many drugs taken by the mother can affect the fetus or the newborn. अगर कोई ड्रग आपकी नॉन सॉल्युबल यानी कि वाटर सॉल्युबल है, लेकिन वो आपके ब्लड में काफी हाई कंसेंट्रेशन में देती है और उसकी हाफ लाइफ काफी ज्यादा है, वो काफी देर से आपके ब्लड में है, तो अब वो हो सकता है क्योंकि आपका प्लेसेंटल बैरियर ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इनकम्प्लीट बैरियर है, राइट। तो कुछ ड्रग्स उसको क्रॉस कर सकती हैं और फीटस को अफेक्ट कर सकती हैं। तो पेनिसिलिन्स, azithromycin and erythromycin do not affect the fetus, that's why they are safer in the pregnant ones. So that's all about distribution and bioethics chapter 1, and the next class we're going to discuss more of these things in detail. Thank you so much everyone.